हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने शुरू किया है पाचन तंत्र की संरचना। चैप्टर हमारा जो है कौन सा है? 8 नहीं है, आपका चैप्टर है 22, मानव का पाचन तंत्र, है ना। तो ये जो चैप्टर है उसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें देख ली है। हम लोगों ने शुरू किया मुख से। मुख के बाद मुख गुहा में हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक पढ़ा? मुख गुहा में हमने दांतों के प्रकार पढ़े, जीभा पढ़ी, है ना। तो उसी प्रकार फिर हमने ग्रसनी देखी। ग्रसनी के बाद हम लोगों ने ग्रासनाल देखी। ग्रासनाल की ओतकी देखी, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर देखी हुई उसकी भित्ति की। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा अमाशय। अमाशय की जो ओतकी है वो, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब अमाशय के बाद पाचन तंत्र का जो नेक्स्ट पार्ट आता है, अमाशय जो होता है, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये ग्रास नली थी, ये अमाशय। अमाशय जो है उसके बाद जो स्ट्रक्चर शुरू होती है वो इस तरीके से शुरू होकर ये संरचनाएं होती हैं। तो ये अमाशय हो गया। अमाशय के बाद यहाँ शुरू हो जाती है ग्रहणी, जो कि क्या है? छोटी आंत का पहला भाग है। यानी अमाशय के बाद आने वाली संरचना जो होती है वो आंत होती है ना। अगर हम बोले आंत को, तो आंत जो होती है वो, अगर कहें कि जो हमारी आहार नाल होती है उसका सबसे लंबा पार्ट होती है, ठीक है। सबसे लंबी जो लेंथ होती है आहार नाल के अंदर वो आंतों की ही होती है। और आंत में भी छोटी आंत दो तरीके की पड़ेगी हम लोग, छोटी आंत और बड़ी आंत। आंतों का काम ही होता है भोजन जो हमने लिया है उसको पचाना, और उसको पचाने के बाद जो आवश्यक पोषक तत्व जो बनते हैं उन पोषक तत्व को रक्त में मिलाना, यानी अवशोषण करना, ठीक है। दो काम है, पचाना और अवशोषण करना, ठीक। तो ये आंतों के अंदर काम होता है। अब आंत जो होती है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत, है ना। तो जो छोटी आंत होती है वो 2 मीटर लॉन्ग होती है। कितना मीटर लंबी होती है? ठीक है। और बड़ी आंत होती है 1.5 मीटर लंबा होती है। अब बोलोगे मैडम साइज तो इसकी लंबी है ना, तो इसको हम तो छोटी बोल रहे हैं। और ये जो है इसकी 1.5 मीटर ही है, मतलब आधा मीटर कम है, फिर भी हम इसको बड़ी बोल रहे हैं। बट होता ये है बेटा कि बात यहाँ पर जो डिवाइडेशन है वो व्यास के अकॉर्डिंग है। छोटी आंत का व्यास कम है और बड़ी आंत का व्यास क्या है? ज्यादा। लंबाई की बात नहीं कर रहे हम यहाँ, व्यास की बात कर रहे हैं। तो लंबाई चाहे छोटी आंत की बड़ी है, लेकिन व्यास क्या है इसका कम, इसलिए छोटी आंत कहलाती है। और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर ही है। कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, इसकी लेंथ कम है, लेकिन फिर भी बड़ी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका व्यास यानी इसकी मोटाई जो है वो ज्यादा है। समझ में आ गया डिफरेंस? यहाँ पर देखो 2 मीटर है, तो आहार नाल का अगर सबसे बड़ा भाग मान लेते हैं हम, तो यही है छोटी आंत है, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी जा रही है? 2 मीटर। इतना तो कोई भी लंबा ऑर्गन नहीं है, ठीक है। तो अगर बोले कि पूरी आहार नाल का कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा है, तो आंत। और आंत में भी अगर इसको ऐसे पूछ ले कि आहार नाल का वो हिस्सा जो क्या है सबसे ही लंबा है, तो हम इसको छोटी आंत, ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है। अगर आंत लिखते हैं सही है, लेकिन आंत नहीं देकर क्या दे रहा है? छोटे आंत दे रहा है, तो आंसर करेक्ट जो होगा वो छोटे आंत, क्योंकि इसकी लंबाई होती है 2 मीटर। अब आंत जो होती है छोटी आंत, उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ग्रहणी, अग्र शुद्धांत और शुद्धांत। ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये 8 फीट लॉन्ग है, और ये 12 फीट जो लॉन्ग है। और अगर हम छोटी आंत को मीटर में नहीं काउंट करें, फीट में करेंगे, तो 20 फीट लॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ गया? अब छोटी आंत के बाद जो हिस्सा आता है, मतलब यहाँ से ये छोटी आंत हुई, छोटी आंत सपोज यहाँ खत्म हुई, यहाँ अपेंडिक्स हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से जो स्थित आंत का हिस्सा होता है वो ये हमारी क्या होती है? इस तरीके से ये बड़ी आंत होती है ना। तो जो बड़ी आंत होती है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। अद्रांत या अधनाल कहा जाता है, दूसरा इसका भाग वृदांत, और तीसरा भाग होता है मलाशय। उसके बाद देखो बीच वाला जो वृदांत होता है उसके वापस से कितने हिस्से बेटा? 4 हिस्से हैं। पहला आरोही, दूसरा अनुप्रस्थ, तीसरा अवरोही और चौथा सिग्माकार। समझ आ गया? तो ये हमारी आंत होती है। सिग्माकार के बाद इसका जो भाग आएगा वो मलाशय आएगा। मतलब छोटी आंत का पहला, आंत में हम लिखते छोटी आंत, तो पहले ग्रहणी आएगी, फिर अग्र शुद्धांत आएगा, फिर शुद्धांत आएगा, फिर शुद्धांत के बाद बड़ी आंत शुरू हो जाएगी। और बड़ी आंत में भी पहला हिस्सा कौन सा आएगा? अदांत। अदांत के बाद वेदांत आएगा, लेकिन वेदांत का पहला हिस्सा कौन सा आएगा? यानी अदांत के बाद
पहली आरोही आएगी, फिर अनुप्रस्थ भाग आएगा, फिर अवरोही आएगा, फिर सिग्माकार, और सिग्माकार के बाद जो बड़ी आंत का हिस्सा आएगा वो मलाशय आएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया। अब हम लोग जो पढ़ने वाले, मैंने लंबाई और क्लासिफिकेशन बता दिया है। अब मैं यहाँ पर 1 बाय 1 किसको लेके चलूंगी? छोटी आंत। और छोटी आंत की औतकी भी हम लोगों को पढ़नी है, क्योंकि आपके कोर्स के अंदर दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग किसको पढ़ेंगे? छोटी आंत को। तो अब देखो, हम लोग छोटी आंत पढ़ रहे हैं। छोटी आंत के हमने कितने पार्ट देखे थे अभी तक? कितने में डिवाइड किया था छोटी आंत को? 3 पार्ट में, ग्रहणी, अग्र शुद्धांत और शुद्रांत। तो देखो, सबसे पहला पार्ट हम लोग अगर देखते हैं, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ, तो ये ग्रास नाल हो गई, ये अमाशय। अमाशय के बाद ये छोटी सी आपको ये यू आकार की जो शेप की नलिका दिख रही है ना, ये जो भाग होता है वो होता है ग्रहणी। हाँ, ये अमाशय और ये है ग्रास नाल। ठीक है, ग्रहणी, ग्रहणी के बाद ये ग्रहणी यहाँ खत्म हो गई। फिर जो पार्ट शुरू होगा वो होगा हमारा अग्र शुद्धांत, और शुद्धांत के बाद जो नीचे हिस्सा आएगा आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा लिफ्ट कर देती हूँ। देखो, तो अभी देखो यहाँ पर ये जो बीच का हिस्सा है वो हमारा कौन सा होगा? अग्र शुद्धांत, है ना। और ये वाला हिस्सा लास्ट वाला जो आएगा थर्ड, वो आ जाएगा हमारा शुद्रांत। समझ आ रहा है? तो ये 3 पार्ट होते हैं किसके? छोटी आंत के, पहला, दूसरा एंड थर्ड वन। इसके बाद जो है बड़ी आंत शुरू हो जाती है। ठीक, तो छोटी आंत का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है वो ग्रहणी होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यू आकार की शेप आपको देख रहे हो बन रही है ना, तो यू आकार का होता है। अब इसमें सहपित अग्नाशय नलिका आकर खुलती है। यहाँ पर इस तरीके से, ये इस तरीके से अग्नाशय, और ऊपर इधर होता है यकृत। तो यकृत से जो पित्त वाहिनी आती है वो आके इस तरीके से जुड़ती है, और ये दोनों ही मिलकर कहाँ खुलती है? इस छोटी आंत में। तो अग्नाशय रस, ये अग्नाशय ग्रंथि, ये यकृत से पित्त रस, दोनों आके कहाँ मिलते हैं? ग्रहणी में। तो यहाँ पर ये जो एंजाइम्स होते हैं जो कि अग्नाशय रस में उपस्थित होते हैं, ये अग्नाशय ग्रंथि यहाँ पर, और ये हो गया हमारा यकृत। यकृत किसको निकालेगा बेटा? पित्त को। और ये किसको निकालेगा? अग्नाशय रस को, है ना। तो यहाँ ये जो देखो, ऊपर से तो यकृत से आने वाली नलिका और अग्नाशय से निकलने वाली नलिका, ये दोनों मिल गई आपस में, और मिलने के बाद ये किस में खुल रही है? ये यहाँ ग्रहणी वाले हिस्से में खुल रही है। समझ आ रही है बात, है ना। तो ये जो सहपित अग्नाशय नलिका होती है वो आकर खुलती है, और अग्नाशय भी एंजाइम कंटेंट होते हैं, और इसमें पित्तरस में भी एंजाइम होते हैं। वो क्या करते हैं? ग्रहणी में भोजन को पचाने का काम करते हैं। जो भोजन ऊपर अग्नाशय से आएगा वो ग्रहणी में आएगा, और ग्रहणी में आने के बाद यहाँ पर तीनों, अग्नाशय, यकृत और ये ग्रहणी खुद भी अपने एंजाइम स्रावित करते हैं। तो तीनों मिलकर भोजन का क्या करते हैं? पाचन। तो पाचन की क्रिया होती है। फिर आता है अग्र शुद्धांत, 8 फीट लॉन्ग होती है। भोजन का अवशोषण और पाचन दोनों की क्रिया यहाँ पर होती है। अवशोषण मतलब जो भी पचित भोजन है उसमें जो भी उपयोगी तत्व होते हैं उनको कहाँ मिलाना? रक्त में मिलाना। तो अग्र शुद्धांत का ये काम है, ये बीच का हिस्सा है। फिर है शुद्धांत, ग्रहणी का सबसे लंबा भाग, लास्ट का जो हिस्सा है, सबसे छोटा कौन सा है? ग्रहणी था। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग ग्रहणी था, और सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा? शुद्धांत हो जाएगा। लगभग 12 फीट लॉन्ग होता है। ये देख लो कंपैरिजन में, ये तो सेंटीमीटर में ही आ रहा है, 8 फीट लॉन्ग आ रहा है और 12, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा लंबा हो गया? शुद्धांत वाला सबसे लंबा भाग होता है ना। अब इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, आप बुक में भी दिए होंगे। देखो, सेकुलस रोटंडस हो गया, और इलियोसिकल कपाट, ये क्या चीज होती है? तो सेकुलस रोटंडस को समझो, शुद्धांत का अंतिम फुला हुआ भाग। ये जो शुद्धांत होती है उसका अंतिम हिस्सा काफी क्या होता है? फुला हुआ होता है, जहां पर बड़ी आंत क्या होगी? ये बड़ी आंत। बड़ी आंत का पहला हिस्सा कौन सा है बेटा? अंधनाल, है ना। तो अंधनाल जो होता है बड़ी आंत का, वो हिस्सा जहां जुड़ता है, वो वहां पर ये जो हिस्सा होता है शुद्धांत का वो फुला हुआ होता है। इस फुले हुए भाग को हम क्या कहते हैं? सेकुलस रोटंडस कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना,
बड़ी आंत जहाँ पे शुरू हो रही है, तो वहां पर क्या पाया जाता है, एक कपाट पाया जाता है, ठीक है, जो भोजन के आने और जाने को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये जो कपाट है उसे कहा जाता है इलियोसिकल कपाट। क्या बोला जाता है, इलियोसिकल कपाट। समझ आया। तो ये जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने स्ट्रक्चर समझी किसकी, छोटी आंत की। अब हम लोग देखते हैं इस छोटी आंत की ओतकी को पढ़ते हैं कि हम इसको कट करते हैं तो हमें कौन कौन से जो इसकी भित्ति के अंदर जो लेयर्स है वो देखने को मिलती है। हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, अमाशय के अंदर सीरोसा होती है, पेशी स्तर होता है, फिर श्लेष्मिका और फिर श्लेष्मिका। तो उसी से रिलेटेड कुछ है, तो वो अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। देखो नेक्स्ट हम छोटी आंत की ओतकी समझेंगे। अब ओतकी के अंदर हम उसकी मतलब अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं बेटा। तो अब देखो उसके अंदर सबसे पहले आता है, सबसे जो बाहरी आवरण आएगा वो आएगा सीरोसा, है ना। किसका बना होता है, संयोजी उत्तक का बना होता है। अगर आप डिफरेंस लेते हो तो ग्रास नाल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एलास्टिन तंतुओं का बना होता है। अमाशय में हम लोगों ने किसका पढ़ा था, हाँ, अमाशय में किसका पढ़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमाशय के अंदर जो है, सॉरी, सॉरी बेटा आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि माइक जो था वो मैं पहना भूल गई हूँ, है ना। तो अभी हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं कि जो छोटी आंत होती है उसकी ओतकी में हम देखते हैं कि सीरोसा, पेशी स्तर, अधिश्लेष्मिका और श्लेष्मिका, चार स्तर पाए जाते हैं ना। कौन कौन से, पहला है सीरोसा, दूसरा पेशी स्तर, तीसरा अधिश्लेष्मिका और चौथा होता है श्लेष्मिका, है ना। तो यहाँ पर जो पहला स्तर है वो सीरोसा कहलाता है, किसका बना हुआ है, छोटी आंत में संयोजी उत्तक का बना होता है ना। लेकिन बात करते हैं, अगर हम लोग देखते ग्रास नाल का पढ़ा था तो ग्रास नाल में हमने पढ़ा था कि एलास्टिन तत्वों का बना होता है। सेकंड जो है हमारा अमाशय, अमाशय में हम लोगों ने पढ़ा था कि पेरोटोनियम झिल्ली का होता है, यही पढ़ा था हम लोगों ने। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट स्तर, आता है पेशीय स्तर। पेशीय स्तर के अंदर अनुलंब स्तर, ऐसे सीधी पेशियां होती है, वर्तुल के अंदर गोलाकार होती है ना। तो इसके अंदर कितने पाए जाते हैं, दो। लेकिन अमाशय के अंदर, ग्रास दाल में भी दो ही थे, अमाशय के अंदर एक और था तिरछा, वो इसमें नहीं है ना। तो बाहर की ओर तो अनुलंब और अंदर की ओर ये वर्तुल स्तर पाया जाता है। फिर आती है इसकी अंधश्लेष्मिका। अंधश्लेष्मिका जो है उसके अंदर ये हम लोग नेक्स्ट स्तर बनाते हैं, ये तो आ जाएगा श्लेष्मिका वाला। तो बीच में जो पाई जाती है योजी उत्तक का बना हुआ, जिसके अंदर आपको क्या मिलती है, रक्त केशिकाएं मिलती है, रक्त वाहिनियां मिलती है, वाहिनियों में धमनिका और शिराएं होती है। तो वाहिनिकाएं जो होती है वो पाई जाती है और उसमें अधिकता होती है। इसके अलावा जो है जो तंत्रिका ग्रंथि होती है वो पाई जाती है, योजी उत्तक पाया जाता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं दो बार, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ विशेषता है कि ये जो अंध श्लेष्मिका होती है उसमें तीन चीजें और पढ़नी है छोटी आंत में। एक तो श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है, ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है, प्लस पेयर पेचेस पाए जाते हैं। किसमें, छोटी आंत की अंध श्लेष्मिका में। श्लेष्मा जो होती है, श्लेष्मा ग्रंथियां जो पाई जाएगी यानी कोशिकाओं का जो समूह पाया जाएगा वो किसका स्त्रवण करेगा बेटा, श्लेष्मा का स्त्रवण करेगा। समझ आ गया। फिर उसके बाद ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है, इस तरह से मतलब फूल फूल जैसी स्ट्रक्चर आप मान सकते हो पाई जाती है। तो ये ब्रूनर ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या करती है, क्षारीय श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। कैसी प्रकृति, क्षारीय। आप लोगों ने देखा कि छोटी आंत में जो भोजन आया वो कहाँ से आया बेटा, अमाशय से आया। अमाशय में क्या था, अम्ल, HCl था। तो इस HCl के प्रभाव को कम करती है ये क्षारीय श्लेष्मा। बात समझ आ गई। फिर उसके बाद आता है पेयर पेचेस। ये भी कोशिकाओं का समूह होता है इस तरीके से, ठीक है। ये पेयर पेचेस भी अंधश्लेष्मिका में पाए जाते हैं। ये क्या करता है, लसिका अणु का निर्माण करता है, मतलब WBC का निर्माण करता है और भोजन में आने वाले कीटाणुओं को नष्ट करता है। आपको पता है WBC क्या करती है, कीटाणुओं को खाने का काम करती है ना। तो ये जो है भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। तो ध्यान रखना कि छोटी आंत की जो अधिश्लेष्मिका होती है उसमें रक्त केशिका, तंत्रिका, लसिका, वाहिनियों के अलावा भी कुछ पाया जाता है और वो क्या है, श्लेष्मा ग्रंथियां, ब्रूनर ग्रंथियां और पेयर पेचेस। क्वेश्चन आता है एक नंबर में कि पेयर पेचेस क्या चीज होती है, तो ध्यान रखना है ना, ब्रूनर ग्रंथियों का क्या काम है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर चौथी जो लेयर है वो है श्लेष्मिका।
श्लेष्मिका को हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड एक एक नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। तो अब जो मैं समझाने वाली हूँ वो बताऊंगी मैं श्लेष्मिका को, तो ध्यान से समझना। नेक्स्ट बेटा हमारा स्तर बचता है श्लेष्मिका, बाहर वाला सिरोसा, फिर पेशीय स्तर, फिर ये अंतश्लेष्मिका और ये देखो श्लेष्मिका। जो श्लेष्मिका स्तर है वो छोटी आंत के अंदर ऐसे उंगली नुमा संरचना क्या करता है, बनाता है। छोटी आंत के कौन से हिस्से में, ग्रहणी और शुद्रांत में, ठीक है। श्लेष्मा स्तर कैसा संरचना बनाता है, ये आप देख रहे हो उंगली नुमा संरचना बना लेता है। मतलब यहाँ ये ऊपर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो ना, ये तो अंतश्लेष्मिका हो गई और ये क्या हो गई, श्लेष्मिका स्तर हो गया, उंगली नुमा संरचना, ठीक है। तो उंगली नुमा संरचना को क्या बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं। जो विलाय आप पढ़ते हो जो अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाती है ना। फिर उसके बाद है इसके ऊपर वलय, छोटी छोटी वलयाकार संरचना पाई जाती है जिन्हें क्या बोला जाता है, सुषमांकुर, रसांकुर, उंगलीनुमा संरचना, और उनके ऊपर जो उभार जैसी स्ट्रक्चर पाई जाएगी वो सुषमांकुर। काम क्या है, अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाना। मतलब छोटी आंत में जो भी पाचन हुआ है उस पाचन में, पाचक भोजन में या पचित भोजन में उपस्थित जो यूजफुल कंटेंट हैं, जो तत्व हैं, उनको रक्त में मिलाना अवशोषण कहलाता है, ठीक है। तो ये काम इसके द्वारा होता है। तो ये अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं, बजाय कि ऐसे भोजन यहाँ तक ज्यादा जाएगा अंदर और अवशोषण क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो उंगलीनुमा संरचना आप देख रहे हो ना, जो श्लेष्मिका ने बनाई है, तो उसके बीच में आप जो ये गैप देख रहे हो है ना, ये वाला गैप, इसे बोला जाता है लीबर कून की दरार। क्या बोला जाता है, लीबर कून की दरारें बोला जाता है। अब लीबर कून की दरार के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, जो आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन कौन सी कोशिकाएं जो है पूछी जाती है। मतलब ये दरार जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, इस तरीके से कोशिकाएं पाई जाती है तीन तरीके की, कलश कोशिका, आंतरिक कोशिका और पैनित कोशिका। कलश कोशिका किसका श्रवण करेगी बेटा, श्लेष्मा का। आंतरिक कोशिका पाचक एंजाइम्स का, जो पाचन का काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है ग्रहणी में पाचन होता है, और मैंने कहा था अग्नाशय रस और पित्त रस के अलावा ग्रहणी जो है वो खुद भी पाचक रस का श्रवण करती है। तो ये जो जल अपघटनीय एंजाइम है उनको रिलीज करती है। जल की उपस्थिति में ये एंजाइम जो होते हैं वो पाचन की क्रिया करते हैं, वैसे एंजाइम इन कोशिकाओं के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। फिर आता है पैनित कोशिका, ये लाइसोजाइम एंजाइम का श्रवण करती है। लाइसोजाइम एंजाइम जो है लाइसोसोम में पाया जाने वाला, कोशिका के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है ना, जिसको आत्मघाती थैली कहते हैं। तो वही लाइसोजाइम एंजाइम है जो जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। कि जो भोजन में जीवाणु आ गए हैं किसी तरीके से, तो उन जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कर दिया जाता है। तो ये हुआ। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट दो वर्ड लिख रखे हैं मैंने, केकरिंग के वलय और लैक्टियल वाहिनी जो होती है। केकरिंग के वलय जो रसांकुर होते हैं, या हम बोले कि लीबर कून की ये जो दरार बनी हुई है, इस दरार के अंदर वलय जैसी संरचना होती है जिन्हें केकरिंग के वलय कहा जाता है, और इन रसांकुर के अंदर लसिका वाहिनी होती है जिन्हें कहा जाता है लैक्टियल या लसिका वाहिनियां। समझ में आ गया, लसिका वाहिनी को हम नाम दे देते हैं, वो होता है लैक्टियल वाहिनी। तो रसांकुर के अंदर उपस्थित लसिका वाहिनी को क्या बोलेंगे हम, लैक्टियल वाहिनी बोलेंगे। और केकरिंग के वलय जो हमारी लीबर कून की दरारें होती हैं, उन लीबर कून की दरारों में छोटे छोटे वलय जैसी संरचना, यहाँ वलय जैसी संरचना होती हैं। इन वलय जैसी संरचना को हम बोलेंगे केकरिंग के वलय। उसके अलावा जो रसांकुर होते हैं उनका निर्माण श्लेष्मिका के अंतःवलन की वजह से होता है। वलन बन के अंगुली नुमा संरचना बनाती है, उन्हें रसांकुर कहते हैं। और इनके बीच में दरारें होती है, लीबर कून की दरार कहती है। और इन दरारों में तीन तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ पर ये हमारा छोटी आंत क्या होता है, कंप्लीट होता है ओतिकी के साथ। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बड़ी आंत।